चंपावत में सीएम धामी ने एकता दौड़ को दिखाई हरी झंडी। कहा पीएम मोदी के सपनों को करेंगे साकार, भारत के साथ उत्तराखंड को भी बनाएंगे श्रेष्ठ। चंपावत में अधिकारियों ने निकाली बाइक रैली, एकता का दिया संदेश। अधिकारी बोले जो देश एकता की राह पर चलता है उसका भविष्य रहता है उज्जवल। आज उगते हुए सूरज को दिया गया अर्घ्य। पूर्वांचल के हजारों लोग घाटों पर रहे मौजूद। भगवान सूर्य को समर्पित है छठ पूजा का महापर्व। और पराली से हो रहे प्रदूषण पर राजस्व विभाग की टीमें सख्त। सितारगंज में कई जगह की गई छापेमारी, कई लोगों को दिया गया नोटिस। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि देहरादून से मिल रही है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर अहम बैठक का आयोजन किया गया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर इसमें फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ कहां और कब ये सत्र होगा इस पर भी फैसला लिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने इसे लेकर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। तो सत्र के लिए गैरसैंण और देहरादून में तमाम तैयारियां पूरी हैं, ये भी विधानसभा अध्यक्ष का कहना है। सत्र का आयोजन राज्य स्थापना दिवस के बाद होने की उम्मीद है। तो राज्य स्थापना दिवस के होने के बाद इस सत्र का आयोजन होगा जिसकी उम्मीद की जा रही है। हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट इस खबर पर जुड़ चुके हैं। कैलाश, इस बात को मुद्दा बनाया था हरीश रावत ने और वो गैरसैंण चले गए थे, वहां गए, तालाबंदी की, धरने पर बैठ गए। तो क्या थोड़ा बहुत सरकार पर भी एक मेंटली प्रेशर है या सरकार इसे सुनियोजित व्यवस्था के तौर पर बनाकर चलेगी? बिल्कुल, देखिए जो गैरसैंण का जो सत्र है, माफ कीजिएगा, जो विधानसभा का जो सत्र है ये अब गैरसैंण में होता है या राजधानी देहरादून में होता है, इस बारे में अभी मालूमात नहीं है। लेकिन आज जो बैठक बुलाई गई है उसमें यह निर्णय हो जाएगा। हालांकि शीतकालीन सत्र है तो लिहाजा शीतकालीन सत्र को हमेशा ही कोशिश की जाती है देहरादून में आयोजित की जाने की, क्योंकि गैरसैंण है बहुत ही ठंडा है, बर्फ वहां पर रहती है, जिसके चलते वहां पर कई तरह की दिक्कतें पेश आती हैं। लेकिन ये विधानसभा स्पीकर पर निर्भर करता है कि वो सत्र को आहूत कहां करवाती हैं, राजधानी देहरादून में या फिर गैरसैंण में करवाती हैं। और इस वक्त तारीफ करनी होगी पूर्व मुख्यमंत्री की, त्रिवेंद्र सिंह रावत की, जिन्होंने गैरसैंण में सत्र को शुरू करवाया था। हालांकि हरीश रावत को भी श्रेय जाता है, हरीश रावत ने बिल्डिंग वहां पर बनवाई थी, जिसके बाद जो वहां पर जो सत्र की जो शुरुआत थी और खासतौर पर जो ग्रीष्मकालीन राजधानी का जो ठप्पा लगा है गैरसैंण को, उसका जो श्रेय जाता है वो बीजेपी को जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से आज सत्र को यहां पर आहूत करने के लिए बैठक बुलाई गई है तो जाहिर तौर पर इस पे मंथन किया जाएगा। इसमें ये कोशिश की जाएगी स्पीकर की ओर से कि जो पक्ष और विपक्ष के जो तमाम जो नेता हैं, जो निर्दलीय जो विधायक हैं और जो अन्य जो पार्टियों के जो विधायक हैं, यानी बसपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, निर्दलीय विधायकों की बात करें, कि तमाम लोग वहां पर कोशिश ये करें कि भले ही वो सवाल उठाएं, प्रश्न पूछें, लेकिन जो सत्र है, सत्र की गरिमा को बनाए रखा जाना चाहिए। सत्र यहां पर लगातार चलता रहे और जो पूरा एक जो दिन मुकर्रर किए जाते हैं सत्र के, विवेक, उन तमाम दिनों तक ये सत्र चले, यही कोशिश रहेगी विधानसभा स्पीकर की। इसीलिए आज इस बैठक को बुलाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही। और जैसा कि हम अगर इतिहास देखते हैं या भूगोल देखते हैं गैरसैंण का, तो वो कहीं ना कहीं एक अनुकूल भी है। लेकिन जो बात आप कह रहे थे बैठक को लेकर, कि एक तरह से अगर हम देखें तो कांग्रेस है जो इसे मुद्दा बना रही है, और जाहिर सी बात है अभी हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से इन बैठकों को लेकर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी एक विजन माइंड में होगा। बिल्कुल, अब देखना होगा क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से बयान आता है, इंतजार करेंगे हम लोग। बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर पे आपका रुख करते हैं, और ये बड़ी खबर भी देहरादून से मिल रही है। उत्तराखंड की 10 महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। आपको बता दें, नंदा देवी वीरता सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। 1 नवंबर को विधानसभा में खास कार्यक्रम का आयोजन होगा। नंदा देवी वीरता सम्मान पाने वाली महिलाओं की सूची भी जारी की गई है। दरअसल वीरता और साहस के क्षेत्र में इन्हें अतुलनीय योगदान दिया जाएगा और यही वजह है कि इसलिए इन महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। लगातार
कैलाश बिष्ट हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश, वैसे उत्तराखंड को वीरों की धरती कहा जाता है और जब हम जन सामान्य जब वीर सुनता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक पुरुष का भाव आता ही है। अब इसे हम जो भी वजह कह लें, लेकिन अब उत्तराखंड की धरती पर महिलाओं की सूची जारी हुई है और वीरता और साहस के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान पर इन्हें सम्मानित किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो 10 महिलाएं हैं, इन 10 महिलाओं को वीरता के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है और विधानसभा परिसर में ही इस पुरस्कार वितरण का जो कार्यक्रम है, जी समारोह है, वो किया जाएगा। और ज़ाहिर तौर पर जैसा आपने ज़िक्र किया, वाक़ई में जब वीरों का नाम आता है तो दिमाग में एक छवि पुरुष की आती है, लेकिन ये महिलाएं हैं। और पहली मर्तबा नहीं कि महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है सरकार की ओर से, ये कई इससे पहले भी कई कार्यक्रम हो चुके हैं। लेकिन हाँ, 10 महिलाओं को सम्मान देना अपने आप में एक बहुत अद्भुत बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ज़ाहिर तौर पर अगर ऐसी वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाता है तो कहीं न कहीं जो मातृशक्ति है, ये पूरी मातृशक्ति का सम्मान है। और ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अलग-अलग क्षेत्र में कहीं न कहीं वीरता अपनी दिखाई है। चाहे वो एवरेस्ट की बात करें, अन्य जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको फतह करने की बात करें, या फिर यहाँ पर जंगली जानवरों से जब भिड़ंत होती है मानवों की, उससे बात करें। कई अन्य क्षेत्र हैं जिनमें इन महिलाओं ने अपनी वीरता दिखाई है, अपना पराक्रम दिखाया है। और उसी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है कि ऐसी महिलाओं को चयनित करना चाहिए, ऐसी महिलाओं को आगे आकर सम्मान देना चाहिए, ताकि जो अन्य जो महिलाएं हैं, अन्य जो लोग हैं, उन लोगों के लिए ये प्रेरणा बन सके। और सिर्फ राज्य में नहीं विवेक, जी बल्कि पूरे देश में यहाँ पर ये प्रेरणा अन्य महिलाओं को भी मिल सके कि अगर महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो वो सिर्फ घर तक वो सीमित नहीं है, उनका जो दायरा है, दायरा बहुत बड़ा है। और इस तरह का सम्मान वाकई बनता भी है, देना भी चाहिए, ताकि समय समय पर जो महिलाएं हैं उनका आत्मविश्वास तो बढ़े ही और उनसे कई लोग अन्य प्रेरणा मिले। बिल्कुल, प्रेरणा भी लें। और मैं एक बात और जरूर पूछना चाहूंगा, हालांकि ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काम करने का तरीका है कि वो श्रेय में हमेशा पीछे रहते हैं और काम में आगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस परिपाटी को भी हम सीएम धामी की एक दूरगामी सोच समझें, क्योंकि नवाचार तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो पुरस्कार देने का एक तरह से जो उन्होंने ठानी है कि सम्मानित जरूर किया जाना चाहिए। किसी भी विषय में अगर आप किसी को सम्मानित करते हैं तो इससे न केवल उत्साह बढ़ता है बल्कि समाज में एक बड़ी अच्छी सजगता भी जाती है। तो क्या माने इस पर्दे के पीछे भी सीएम धामी का ही थिंक टैंक है? बिल्कुल, देखिए ये सोच होती है और ज़ाहिर तौर पर जब सवाल सोच का हो तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का नाम ज़रूर आता है। और ये उनकी तो तारीफ़ बनती है, साथ में उनकी जो कैबिनेट है उसकी भी यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी। क्योंकि देखिए, जब कोई डिसीज़न्स लिए जाते हैं प्रदेश के विकास के लिए तो उसमें मुख्यमंत्री सर्वोपरि होते हैं। और इस वक़्त जो हम देख रहे हैं, चाहे वो करप्शन पर मार हो, यहाँ पर अपराधियों पर मार हो, या फिर प्रदेश को यहाँ पर ड्रग्स मुक्त बनाने की बात को, कई ऐसे एग्ज़ाम्पल्स सेट किए हैं मुख्यमंत्री ने, जिसको लेकर वो पीछे तो रहते हैं, लेकिन कार्यप्रणाली में कहीं न कहीं उनका एक बहुत बड़ा हाथ होता है। उनके जो निर्देश होते हैं, उन निर्देशों जी के अनुसार ही यहाँ पर कार्य हो भी रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले का हमने उदाहरण जो देखा था कि जिस तरीके से आपराधिक घटनाएँ बढ़ गई थी, तो 3 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया था और 3 दिन के अल्टीमेटम में ही पुलिस को सफलता मिली थी। पुलिस ने जो अपराधी थे, अपराधियों को धर दबोचा था। जी तो इस तरह का समय-समय पर जब वो कड़े निर्देश देते हैं, उन कड़े निर्देशों का पालन अपने सामने करवाते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। और ज़ाहिर तौर पर ये एग्जाम्पल्स सेट होने चाहिए ताकि ये नज़ीर बन सके, न सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये खास आयोजन किया जा रहा है और उत्तराखंड सरकार का ये विशेष आयोजन आप कह सकते हैं। इसका मकसद केवल और केवल यही है, समाज में सजगता लाना, समानता लाना और महिलाओं के प्रति आदर का भाव तो है ही, सम्मान का भाव तो है ही, क्योंकि ये देवभूमि है। लेकिन साथ ही साथ महिलाओं को सम्मानित करके ये सीएम धामी की सोच है कि अन्य महिलाओं को भी इसके लिए प्रेरित किया जाए, यानी कि ये दूरगामी सोच है सीएम धामी की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने गृह क्षेत्र खटीमा दौरे पर पहुंचे। यहाँ वे संजय पार्क और 22 पुल खिलाड़िया में आयोजित छठ पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। दोनों ही स्थानों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्थानीयों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने छठ मैया से प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और सभी प्रदेशवासियों को महापर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ उन्होंने घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं से भी बातचीत की। छठ महापर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
भगवान सूर्यदेव की उपासना का ये त्यौहार है, पर्व है, महापर्व है। तो भगवान सूर्य हम सब पर कृपा करें, हम सभी के जीवन में मंगल करें। और जो बहनें माताएं अपना निर्जला व्रत कर रही हैं, उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण करें। ये सृष्टि का त्यौहार, ये छठ का त्यौहार प्रकृति को समर्पित त्यौहार है। भगवान सूर्य जिसके कारण से संपूर्ण जीवन चलता है, उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं सभी को छठ महापर्व की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। देहरादून में दीपावली महोत्सव का खास आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान वीर सिंह पवार ने कहा कि जिन उद्देश्यों को लेकर राज्य का निर्माण हुआ, आज भी वे उद्देश्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। वहीं समाजसेवी जितेंद्र नेगी ने कहा कि अगर आज नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाएंगे। तो राजधानी देहरादून में भी हर साल की तरह इस साल भी बिहारी महासभा द्वारा छठ पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में महिलाओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। INE24 की टीम ने महिलाओं से बातचीत की और जाना क्या कुछ खास है छठ पूजा के महत्व का। छठ पर्व देखिए एक लोक आस्था का पर्व है, बहुत पौराणिक पर्व है। ये छठ पर्व का विशेष जो आज अर्घ दिया जा रहा है डूबते सूर्य, ये एक अपने आप में अनोखा त्योहार है। पूरे विश्व में डूबते सूर्य का कोई अर्घ नहीं दे पाता। सिर्फ एक बिहार, पूर्वांचल, यूपी के, झारखंड के लोग इस पर्व को बचाए हुए आज पूरे देश विदेश में उनके माध्यम से हर जगह अब लोकल लोग भी यहाँ पे, जैसे उत्तराखंड के बहुत सारे लोग अपने मन्नत को लेकर के छठ पर्व के ये डूबते सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं और छठ पर्व की व्यवस्था में हमें सहयोग कर रहे हैं। ये जो छठ पर्व है आज डूबते सूर्य के अर्घ्य दे से शुरू होकर के कल उगते सूर्य को अर्घ्य दे करके समाप्त करते हैं। सूर्योपासना का ये जो पर्व है, इस पर्व को लेकर आज राजधानी देहरादून में भी काफी इस वक्त लोगों में उत्साह साफ तौर पर देखा जा रहा है। बिहारी महासभा के कई ऐसे लोग हैं जो आज टपकेश्वर घाट में मौजूद हैं और इस पर्व को मना रहे हैं। इस पर्व का बहुत खासा महत्व है। डूबते सूरज को आज अर्घ्य यहाँ पर दिया जाना है, जिसको लेकर जो तैयारियां हैं, तैयारियां पूरी तेज यहाँ पर हो चली है। कुछ महिलाएं इस वक्त हमारे साथ है, उनसे हम बातचीत करते हैं। मैडम, कितना महत्व है इस पर्व? ये बिहार का महापर्व है और बड़ी श्रद्धा के साथ इसे हम मनाते हैं और इसकी जो शुरुआत होती है वो नहाय खाए से शुरुआत होती है इस व्रत की, और बहुत नियम निष्ठा के साथ इस व्रत को हम लोग पूरा करते हैं। मैडम, आप बताइए कि कितना पर्व है और कितना उत्साह है इस पर्व को लेकर? बहुत ज़्यादा सारे जितने भी इधर यूपी के और बिहार के जितने लोग भी हैं, सभी को इसका बहुत महत्व है और इससे आस्था डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। इवन मुझे लग रहा है कि ये आने वाले टाइम में इंटरनेशनल फेस्टिवल होके रहेगा ये, और सारे लोग और जितने ज़्यादा यूपी बिहार के इससे जुड़े हैं, मैं देख रही हूँ कि लोकल के लोग और अदर स्टेट के लोग भी इसकी आस्था की वजह से इससे जुड़ते चले जा रहे हैं। मैडम, आज आप पारंपरिक आप बैठी हुई हैं और इस पर्व को थोड़ा आप बताइए कि किस तरीके से इस पर्व को मनाया जाता है, कितना खास है महिलाओं? बिहार का महापर्व है पहली बात, और हम बिहारियों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम इसे महापर्व मनाते हैं। और अब ये बिहार का ही नहीं, ये कहा जाए तो पूरे विश्व का ही त्योहार माना जाता है। जो भी हिंदू हैं, जहाँ भी हैं, वो उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य की पूजा जरूर करते हैं। तो जो भी सूर्य की आराधना करता है वो छठ पर्व मनाना चाहता है और जो जानता है इस पर्व को वो मनाता है। इस पर्व के मौके पर क्या मैसेज देना चाहिए? यही कि जिस तरह से जीवन में कभी अंधेरा आए तो कभी नहीं घबराना चाहिए। जैसे हमारे जीवन में कभी अंधेरा आता है, तकलीफ आती है, तो हम डूबते हुए सूर्य को पूजा करके ये साबित करते हैं, ये बताते हैं कि हमारे जीवन में जो तकलीफ आई है उन्हें भी सुबह उठ के हमें पूजा जो अर्घ करते हैं उगते सूर्य को, तो उसे पूजा ये करते हैं कि हमारे जीवन में जो तकलीफ आती है वो भी कभी ना कभी जाएगी और हमारे जीवन में सुख सौगात और समृद्धि आएगी। चलिए, तो यहाँ पर महिलाएं हमारे साथ ही जो बैठी हैं इस वक्त पारंपरिक कपड़े इन्होंने पहने हुए, और जो महत्व इस पर्व का है, वो त्योहार का, वो यही है कि
डूबते सूरज को और उगते सूरज को यहाँ पर अर्घ दिया जाता है और यही कामना की जा रही है कि ये जो पर्व है ये सिर्फ बिहार तक सीमित न रहे बल्कि देश और दुनिया में ये पर्व फैले, क्योंकि सूर्य भगवान से रिलेटेड ये पर्व है और इस दौरान महिलाएं एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दे रही हैं। देहरादून से IND24 के लिए कैमरा पर्सन रिंकू के साथ कैलाश। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर देहरादून में मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस खास दौड़ में हरी झंडी दिखाकर इस मैराथन को रवाना किया। कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर, हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले महाराज और मंगला माता समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस मैराथन का मकसद राष्ट्रीय एकता और नशा मुक्ति है। हमें आने वाली पीढ़ी को नशे से बचाना है। ये रन फॉर यूनिटी और रन फॉर अगेंस्ट द ड्रग्स, आज ये दौड़ पुलिस विभाग और हंस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर आयोजित हो रही है। यह निश्चित रूप से जहाँ हम राष्ट्रीय एकता के एक राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को, उनके संकल्प को साकार करने के लिए हजारों हजार युवा आज यहाँ पर आए हुए हैं। इसके साथ साथ इतनी बड़ी संख्या में युवा हमारे उत्तराखंड के अंदर, जो हम लोगों ने ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का जो अभियान लिया है 2025 तक ड्रग्स फ्री का जो हमारा एक संकल्प है, वह भी आज युवाओं की इस मैराथन के कारण से अधिक जागरूकता फैलाने का काम करेगा और हम अपने लक्ष्य में सब। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को लाइव सुना गया। बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों ने इसे सुनने की खास तैयारियां भी की थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी मन की बात को सुना। आजकल हम देखते हैं विदेशों से भी 3 सभाएं होने का फिर उमेश जी भाई साहब हमारे 20-20 कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर है। अगले चरण में हम अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को ऐसे प्रभाव जो अभी तक मन की बात सुनने पहुंचते नहीं है, उनके अंदर भी मन की बात सुनने का भाव जागृत हो। हमारे कार्यकर्ताओं घरों में जाएंगे और उनके परिवार के साथ बैठकर मन की बात सुनेंगे, उस परिवार को भी सुनाएंगे जब अगले चरण के अपने कार्यक्रम तय करेंगे। वहीं ऋषिकेश में भी पीएम मोदी की मन की बात को सुना गया। यहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुना। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम मंत्री भी मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जो 94वां मन की बात का कार्यक्रम हम सबने देखा और जिस प्रकार से उन्होंने आज चूंकि छठ पूजा है उसकी महत्ता के बारे में और उसके लिए जो बात कही है, मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर चीज़ को बड़ी बारीकी से जनता के बीच में रखते भी हैं। और चाहे मन की बात में उनको छठ पूजा की बात रही हो, सौर ऊर्जा की बात रही हो, छात्रों की बात रही हो या सैटेलाइट जो 36 लॉन्च में है उसके बारे में उनकी बात रही हो, यानी कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हर मन की बात में उत्तराखंड का जिक्र जरूर करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड से उनका बहुत ज़्यादा लगाव भी है। हमारे ऋषिकेश के बूथ नंबर 12 में मन की बात कार्यक्रम में आपने यहाँ आने का जो निर्णय लिया, मैं आपके प्रति भी। उधम सिंह नगर में प्रशासन ने पराली न जलाने के स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों ने अपने खेतों में पराली जलाने की मनमानी मानो की है, जिसके कारण वायु प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। वहीं खेतों में पराली जलाए जाने का मामला सामने आने पर राजस्व विभाग की टीम ने सख्त रुख अपनाया। मौसम में एक
धुंध जो है स्मोक छा गया था। भी हमने सभी को बता दिया था कि इस तरह जो प्रतिबंध लगा है पराली जलाने पे, फिर उसके बाद भी कुछ लोग जो है वो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में आज हम फील्ड में हैं और यहाँ पे बगोरा में भी ये जलती हुई पाई गई इनके, और अन्य क्षेत्रों में भी हमने अभी लगभग 3 किसानों का नाम जो है वो दर्ज कर लिया है। इसमें जो है सुसंगत धाराओं में अभी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू कर दी है, जिसको लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी कुलदीप कैरोला ने कहा कि इस वर्ष बोर्ड परीक्षा के लिए 108 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें हाई स्कूल की परीक्षा में 6088 विद्यार्थी शामिल होंगे। बोर्ड परीक्षा जो हमारी होगी कक्षा 10 और 12 की होगी, जिसमें हमारे पास कक्षा 10 के करीबन के 6088 बच्चे भाग ले रहे हैं और इंटरमीडिएट के 6434 बच्चे हैं, और कुल जो सेंटर हमने बनाए हैं वो 108 सेंटर बनाए हैं, और जिसमें से 6 सेंटर एकल हैं। एकल का मतलब है कि वहाँ पर केवल हाई स्कूल के बच्चे परीक्षा दे रहे हों। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।